जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 7 से 8 महत्वपूर्ण टॉपिक का थ्योरी सेक्शन लेकर के आए हैं। दोस्तों हम लोग इन 7-8 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इनमें से हम लोग जैसे मानवाधिकार, प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, साइबर अपराध, प्रमुख नारी, पुलिस प्रणाली, विमुद्रीकरण, प्रमुख नृत्य, जीएसटी और प्रमुख दिवस जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग लगभग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी देखेंगे। वो पूरे संपूर्ण जीएस जीके का एक तरीके से निचोड़ होगा। उन क्वेश्चनों को भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये 7-8 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनसे क्वेश्चन 100% आता है। पिछले एग्जाम में भी इनसे कम से कम 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 7-8 टॉपिक अभी हम आपको थ्योरी से समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसका बिल्कुल जिस तरीके से हमने नोट्स बनाया है उसी तरीके से आप भी बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में मानवाधिकार, साइबर अपराध, प्रमुख नारे, पुलिस प्रणाली, विमुद्रीकरण, प्रमुख हेल्पलाइन नंबर, प्रमुख नृत्य, जीएसटी और प्रमुख दिवस जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो 2-3 टॉपिक अगर छूट जाएंगे तो हम लोग अगले वीडियो में उनको कवर कर देंगे। लेकिन ये जो जितने टॉपिक लिखे हैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको मिस मत करना। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे वीडियो से जाकर के दूसरे यूट्यूबर से आप पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। पिछले एग्जाम के हर एक सेट में हर एक जितने भी चारों सेट पेपर हुए थे उन सब में एक एक क्वेश्चन इनसे आया था। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर का क्या नंबर है। पुलिस हेल्पलाइन का नंबर क्या है तो 100 और 112 ये दोनों पुलिस हेल्पलाइन नंबर हैं। एम्बुलेंस का हेल्पलाइन नंबर 102 और 108 है। क्या है 102 और 108। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर क्या है तो 108 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है 103 है। 103 किसका है यातायात पुलिस हेल्पलाइन यानी ट्रैफिक पुलिस का। रेलवे पूछताछ का क्या है 139 है। भ्रष्टाचारी विरोध हेल्पलाइन नंबर क्या है 1031। इनका हम एमसीक्यू भी लास्ट में कराएंगे। ठीक है, जो पिछले जो पेपर हुआ था जो रद्द हुआ था पेपर उसमें लगभग 4 क्वेश्चन इसी से पूछे गए तो वो सारे हम आपको करवा देंगे। ठीक है, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर 14433 कितना 14433 है। ग्राम बिजली हेल्पलाइन नंबर 1911 है। मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717। एक्ट रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर 1910 है। वायु दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1071 है। यहाँ पे ये रक्त बैंक की जगह उसने एक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो रक्त बैंक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर ये खूब पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 1073। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर सामान की गुणवत्ता यानी इसी को ये सामान की गुणवत्ता के लिए होता है कि अगर सामान में गुणवत्ता नहीं देखी जा रही है, सामान गड़बड़ है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो इस नंबर पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको ये चीज़ें हम करवाएंगे। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर यानी सरकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से भ्रष्टाचार करता है, घूस लेता है, तो आप 1064 में उसकी शिकायत कर सकते हैं। साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर 1930 है। साइबर क्राइम का मतलब कि जो ऑनलाइन होता है जैसे कंप्यूटर डाटा हैकिंग इस तरीके से जो होता है उसमें 1930 उसी को साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम का यूनिट हम अभी पढ़ाएंगे। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है 1090 या 1091 है। तो ये जो अभी इस साइड वाले जो बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं बाल संरक्षण या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है। जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 है। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है।
रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 है। अभी हमने कहा रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर कितना था, तो 139 था, लेकिन रेल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर 1072 है। एलपीजी अगर गैस लीक करती है उसका हेल्पलाइन नंबर 1906 है। तो दोस्तों ये जो मुख्य हेल्पलाइन नंबर थे जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार ये क्वेश्चन इनसे आता है। तो जो इस साइड के हमने हेल्पलाइन नंबर ये लिखे हैं 8-10 ठो, इनको आपको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछ रहा है। वो थ्योरिकल क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, आप किसी काम से जा रहे हैं, देखा कि रोड में एक्सीडेंट हो गया है, तो आप किस नंबर पे कॉल करेंगे। तो वो पूछना चाह रहा है कि रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आपको बताएंगे सर 1073 में कॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर थे, तो इनको बिल्कुल आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक अपना, मानवाधिकार। तो मानवाधिकार को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि मानवाधिकार क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं सबसे पहले मानवाधिकार। तो ऐसे अधिकार जो मनुष्य होने की वजह से प्राप्त हैं, ऐसे अधिकार जो मनुष्य होने की वजह से प्राप्त हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। यद्यपि संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भी प्राप्त हैं, और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को आप जानते हो संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको संरक्षण प्रदान करता है। ये बात आप अच्छे से समझते हो। अब देखो मानवाधिकार पूरे विश्व में प्राप्त हैं। एक बात आप समझो, मानव अधिकार पूरे विश्व में प्राप्त है, यानी कि अगर इंग्लैंड का व्यक्ति अगर भारत में है तो उसको मानवता के आधार पे जो उसके अधिकार है उन्हीं को मानवाधिकार कहा जाता है। ये पूरे विश्व में लागू होते हैं। आप कहीं जाएंगे तो आपको भी वो अधिकार मिलेंगे, लेकिन मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो सिर्फ उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, वो देश तक ही सीमित होते हैं। ये हमने लिखा है कि उस देश के नागरिकों को। तो मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में आप अंतर समझ गए कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो उस देश के नागरिक को प्राप्त है। जैसे आप इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो वहाँ के नागरिकों को प्राप्त होंगे, आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मानवा अधिकार हैं, जो मानव के लिए जरूरी अधिकार हैं, वो आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब मानवाधिकार आयोग की देखो, इसकी जो स्थापना की गई मानवाधिकार आयोग की, वो स्थापना की गई 10 दिसंबर 1948 को। यूएनओ की जो तीसरी बैठक हुई थी पेरिस में, उसी समय इसकी चर्चा की गई थी। 10 दिसंबर 1948 की इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। इसे मानव का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानव का मैग्ना कार्टा। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को इसी वजह से मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई 10 दिसंबर 1948 की हुई। ये हम विश्व की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व में मानवाधिकार जो मनाया जाता है वो दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993। तो ये डेट आप अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में मानवाधिकार पूछ ले या फिर पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार, आप क्वेश्चन का डिफरेंस समझिएगा। डायरेक्ट आ जाए मानवाधिकार दिवस की स्थापना कब हुई, तुरंत टिक करिएगा 10 दिसंबर 1948। पूछ ले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993। या फिर पूछे भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। अब जो भारत में यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करी जाए तो 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। लेकिन पहले क्या था, पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता था। तो कब पहले होता था, तो ये 2019 के पहले की बात है। 2019 में क्या किया गया कि इसमें संशोधन किया गया, किसके तहत, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करके कर दिया गया कि अब क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 2019 में इनके कार्यकाल को क्या किया गया, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष या 3 वर्ष या 70 वर्ष का क्या मतलब है, जैसे आप 67 साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य बने, तो अब तो आप 3 ही साल कार्यकाल कर पाएंगे ना। अब मान लो कोई 69 साल में बना तो 70 साल उसकी उम्र लिखी है, तो वो 1 ही साल काल उस पद में रह पाएगा। तो आई होप ये भी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो ये पूछा जाता है क्वेश्चन खूब
कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो कैसी संस्था है। तो यह एक कैसी है, वैधानिक संस्था है, या इसको ही कहा जाता है बहुपक्षीय संस्था है। देखो नोट में कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं कि मानवाधिकार क्या काम करता है। तो देखो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जो समवर्ती सूची या राज्य सूची के मामले हैं। मानवाधिकार में कुल 30 आर्टिकल हैं। कितने हैं? 30 आर्टिकल हैं। और संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान की बात करेंगे तो 395 है, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे तो कितने? 462 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, उनके काखा काखा को जोड़ दिया गया है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब तक 26 राज्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कर ली है। राज्य मानवाधिकार यहाँ पे होना चाहिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर डाली है। कितने? 26 राज्यों ने अभी तक इसकी स्थापना करी है। तो चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं हम लोग विमुद्रीकरण यानी डेमोनेटाइजेशन। डेमोनेटाइजेशन से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते रहे हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या होता है विमुद्रीकरण। तो जब काला धन बढ़ जाता है तब वह अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? विमुद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पुरानी मुद्रा को बंद कर देंगे। अब आपने जैसे क्या किया कि अभी प्रचलन चल रहा है, अभी कुछ लोग इस तरीके से होंगे जो नंबर 2 के पैसा कमा करके खूब 500 की गड्डियाँ अपने पास स्टॉक करे होंगे, और कल वही चीज़ नोटें बंद हो जाएं तो वो जो पैसा होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा। वो काला धन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को विमुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अभी तक यह 3 बार सिर्फ किया गया है। कितनी बार? 3 बार करा गया है। हालांकि अभी 2024 में भी 2000 के नोट को बंद कर दिया गया था, 2023 में बंद कर दिया गया था। तो वो भी आप इसको याद करके चौथी बार कह सकते हैं। तो देखो जो पहली बार 1946 में किया गया, इसमें 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। फिर 1954 में इसे 1000, 500 और 10,000 नोटों को चालू कर दिया गया था। जब 1978 में किया गया तो 5000 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और यह 1978 में जब हुआ था तो ये स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण था। क्यों? उस समय जो सरकार थी मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। भाई 1946 में जो किया गया तो उस समय तो देश हमारा आज़ाद ही नहीं हुआ था। आज़ाद तो 1947 में हुआ। तो जो 1978 वाला जो किया गया तो इस समय देश में स्वतंत्रता मिल चुकी थी हम लोगों को। तो ये स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण माना जाता है। 2016 में जब किया गया तो 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। तो ये बात आप समझ गए। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। हालांकि ऑप्शन में अगर 4 बार आ जाए तो अब ये जो 2000 की नोटें बंद करी गई थी तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि नहीं 4 बार भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 1 रुपए के नोट तथा सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं या वित्त मंत्रालय इनको जारी करने की पावर रखता है। तो 1 रुपए का नोट हो या सिक्का हो, इस बात को आप याद रखिएगा किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नोट हो सिक्का हो आपके पास तो देख लीजिएगा वित्त सचिव के उसमें हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, बाकी नोटों पे कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। नोट पे 17 भाषाओं से रुपया लिखा जाता है। 17 भाषाओं से रुपए लिखा जाता है। आपने एक नोटिस करा होगा कि रुपए का चिन्ह कुछ इस तरीके से बना होता है। तो ये जो चिन्ह था रुपए का किसने तैयार किया था? तो 2010 में इसको घोषित किया गया था और इसको तैयार किया था उदय कुमार। ये IITian थे, बम्बई के छात्र थे, उन्होंने इसको तैयार किया था। IIT बॉम्बे से ये IIT कंप्लीट कर रहे थे तो उन्होंने इसको बनाया था इस चित्र को। ठीक है, ये 2010 में इसकी घोषणा करी गई थी। अब देखो क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो यहाँ से पूछता है, ये पॉइंट में जो नोट में लिखा है, या फिर आपसे कितनी बार किया गया ये आपसे पूछ सकता है, लेकिन सन नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि नोट छापने के कारखाने कहाँ पे हैं, स्याही कहाँ से छापी जाती है, टकसाल कहाँ पे बनाए गए हैं, तो यहाँ से आपको याद करना है। तो देखो नोट छापने के जो कारखाने हैं वो कहाँ पे हैं? देखो देवास मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे नोट छापने की स्याही बनती है। स्याही कहाँ से बनती है? देवास मध्य प्रदेश से।
होशंगाबाद मध्य प्रदेश से नोट छापने का कागज बनता है। नासिक, मैसूर और सालकी यहाँ भी नोट छापने का कारखाना स्थापित है। अब देख लेते हैं कि सिक्के ढालने के टकसाल कहाँ पे बनाए गए हैं। तो कहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, तो नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, ये चारों बिल्कुल रट लीजिएगा। नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, ठीक है। मुंबई और कोलकाता में भारत रत्न जो पदक मिलता है उसको भी छापा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न पदक जो छापा जाता है मुंबई और कोलकाता में छापा जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि जैसे वो पूछ लेता है कि किस नोट में कौन सा चित्र अंकित है। तो इसको आपको बताना होता है कि किस नोट में किसका चित्र बना हुआ है। जैसे 5 रुपए के नोट में ट्रैक्टर का चित्र बना है और नोट का कलर कैसा है, तो हरा कलर है। कैसा है? हरा कलर। इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है, ठीक है, और ये नोट कैसा है? चॉकलेटी ब्राउन है। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफा बनी है और ये हल्का पीला है। 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ बना हुआ है और ये ब्लू रंग का है। कैसा है? ब्लू रंग का है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव बनी हुई है, ये नीला रंग का है। रानी की वाव का मतलब है वो जो सीढ़ियाँ आप देखते हो चित्र में, वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से रानी का वाव मतलब इस तरीके से पुराने ज़माने की जो सीढ़ियाँ होती थी उस तरीके से बनाई गई हैं। ये कुंड बना है और चारों दिशाओं से सीढ़ियाँ बनी हैं, उसी को रानी की वाव कहा गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप बना है और यह किस रंग का है, तो हल्के पीले रंग का है। 500 रुपए के नोट पे लाल किला बना है और वो कैसा है? स्टोन ग्रे कलर का है। 2000 रुपए के नोट पे मंगलयान बना हुआ है और ये मजेंटा रंग का नोट है। तो दोस्तों ये आप अच्छे से बिल्कुल तैयार करिएगा कि नोट पे कौन सा चित्र बना है और किस रंग का है। इसके अलावा आपको सिक्के ढालने का टकसाल कहाँ है, नोट छापने के कारखाने कहाँ हैं, 1 रुपए पे कौन साइन करता है, कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया, बस इन्हीं से क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं प्रमुख नारे। ये वाला जो सेक्शन है ये हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी जिसमें MCQ कराया था तो उसमें भी हमने ये करवा दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उनका यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद, आप जानते हैं कि क्वेश्चन नारों यानी स्लोगन से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। तो हम आशा ये कर सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सारी स्थितियां पॉजिटिव रहीं, जिस तरीके के पैटर्न से क्वेश्चन आए थे अगर वही पैटर्न रहा तो 100% आप मान के चलिए जो टॉपिक करवा रहे हैं इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। दिल्ली चलो इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। कर मत दो यानी टैक्स मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने ये नारा दिया था। अब आगे देखते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम ये नारा किसने दिया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया था। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह जी ने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे ले करके रहेंगे, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था, तो मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, खूब फेमस रहा सुभाष चंद्र बोस जी का यह नारा था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय। पूर्ण स्वराज या आराम हराम है, यह किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारत छोड़ो या हे राम या करो या मरो, या 3 नारे किसने दिए थे, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया था, तो यह लाल बहादुर शास्त्री ने जी ने दिया था। कब दिया था, जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था। और इसी में एक पॉइंट जुड़ जाए, जय किसान, भाई जय जवान जय किसान ये नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय किसान जय जवान और जय विज्ञान
ये नारा किसने दिया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो दोस्तों ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जितने भी स्लोगन बताए हैं इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं साइबर अपराध। तो देखते हैं हम लोग साइबर अपराध से क्वेश्चन भी आते हैं। तो साइबर अपराध से या गैर कानूनी तरीके से कंप्यूटर डेटा या मोबाइल या एटीएम या इंटरनेट के द्वारा किया गया अपराध होता है। यानी यह इलीगल तरीके से किया गया या गैर कानूनी तरीके से किया गया कंप्यूटर डेटा को निकालना, मोबाइल से निकालना, एटीएम, इंटरनेट के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। अब देखो साइबर अपराध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ये पारित कब हुआ था? ये आईटी एक्ट के तहत सन 2000 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति जी ने इसको कब मंजूरी दी थी? तो 9 जून 2000 को दी थी और यह लागू हुआ था 17 अक्टूबर सन 2000 को। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो था ये सन 2000 में लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने इसको 9 जून 2000 को मंजूरी दी थी और लागू 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय साइबर अपराध सुरक्षा नीति कब बनाई गई? सन 2013 में बनाई गई। बीएन कृष्णा समिति 2018 में है जिसमें पर्सनल डाटा को संरक्षण करने हेतु बात कही गई थी। बीएन कृष्णा समिति ये कब आई थी? सन 2018 में आई थी। इसका भी संबंध किससे है? तो साइबर अपराध से है। ठीक है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो बताइए, भारत का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खोला गया था। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसने एक साथ अपने जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोला था तो वो है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो नोएडा और गाजियाबाद में। कहाँ पे? नोएडा और गाजियाबाद में। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये अनुमान लग रहा होगा कि क्वेश्चन साइबर अपराध, विमुद्रीकरण, हेल्पलाइन नंबर से किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फर्जी की चीज़ें हम पढ़ा करके आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको कुछ लगे तो वीडियो स्किप कर दो, समय मत बर्बाद करो और आप अपने स्तर से पढ़ाई करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं तो वीडियो पूरा अंत तक देखो और नोट्स ज़रूरत के अकॉर्डिंग बना लो। जो चीज़ें आती हैं ना लिखो, नहीं आता उनको नोट डाउन कर लो। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 का संबंध किससे था? तो यह भी संबंध किससे था? साइबर अपराध से था। किससे था? साइबर अपराध से था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बुडापेस्ट कन्वेंशन कब हुआ था? सन 2001 में हुआ था। इसका संबंध किससे है? साइबर अपराध से है। इसमें लेकिन भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब साइबर अपराध में कभी कभी मेल से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे पूछता है, ये साइबर अपराध के प्रकार हैं। जैसे पूछता है स्पैम ईमेल। अब इसमें क्या है? स्पैम ईमेल में आते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या होता है, आपने कभी चेक करा होगा कि आपके मेल में जब इनबॉक्स के चौथे या पांचवें कॉलम पे आप देखते होगे लिखा होगा इनबॉक्स, फिर सेंट, ड्राफ्ट, फिर लिखा होगा स्पैम। ठीक है, तो जो स्पैम मेल पे आप मेल खोल के कभी देखोगे उसमें 150 स्पैम मेल पड़े ही रहते हैं। वो क्या करते हैं? आपकी मेल को, आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करते हैं। जब ये अधिक मात्रा में आ जाते हैं तो आपका सिस्टम हैंग कर जाता है, बंद हो जाता है, या फिर आपकी मेल जो होती है वो एकदम से बंद हो जाती है, खुलना बंद हो जाता है, रीसेट मांगने लगता है, पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है। इस तरीके की जो भी क्रिया होती है वो कौन से साइबर के प्रकार में आती है? स्पैम ईमेल साइबर प्रकार आता है। हैकिंग क्या होता है? तो देखो, कंप्यूटर के द्वारा हैक करना हैकिंग कहलाता है। इसमें क्या क्या करा जा सकता है? नाम बदल लिया जा सकता है, आपका पासवर्ड बदलाया जा सकता है और अन्य कुछ फेरबदल उसमें करे जा सकते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ब्लैक हट, एक होता है वाइट हट। ये वाइट हट जो पूछा गया था यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में वाइट हट पूछा गया था। तो देखो, जो ब्लैक हट होते हैं इनका इरादा होता है हैक करना, चोरी करना या नुकसान पहुंचाना। ठीक है, जो ब्लैक हट होते हैं उनका काम ही है कि इस तरीके से आपके कंप्यूटर को हैक करेंगे कि या तो आपका नाम बदल देंगे, पासवर्ड चेंज कर देंगे, या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं जो आपके काम की थी। ठीक है,
तो उनका और ये उनमें एक प्रकार है ब्लैक हेड। तो ब्लैक हेड का काम ही होता है कि वो किसी न किसी माध्यम से आपको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वाइट हेड क्या करते हैं, इनका इरादा गलत नहीं होता है, वो लोग सिर्फ हैक करके चेक करते हैं, उसके बाद उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर वैसे का वैसा वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई साइबर प्रकार में। ये दूसरा हो गया हैकिंग का। अब तीसरा हम लोग समझ लेते हैं फिशिंग क्या होता है। कभी कभी ये शब्दावलियाँ भी आती हैं, तो फिशिंग समझ लो। फिशिंग यानी नकली ईमेल आईडी से मैसेज करना, जैसे किसी बैंक, शॉपिंग मॉल या कंपनी से मिलते जुलते कॉल या धोखाधड़ी। अब समझो कि नकली ईमेल से आपको क्या करेंगे, मैसेज। आपने कभी देखा होगा आपके फ़ोन में इतने फ़ोन आते हैं वो कि बधाई हो, आपको 3 लाख का मुफ्त लोन दिया जाता है, बधाई हो आपने कार जीत ली है, बधाई हो आपने ये कर लिया है, आपने इतनी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करी है तो आपको ये 1 लाख का टैबलेट दिया जाता है, ये लैपटॉप दिया जाता है। इस तरीके से धोखाधड़ी वाले एसएमएस कॉल आपको आते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, फिशिंग कहलाता है। या कॉल के भी थ्रू आ सकता है और मेल के भी थ्रू आ सकता है, ये कहलाता है फिशिंग। अब एक शब्दावली और है बुलिंग। तो सोशल मीडिया में यानी फेसबुक, ट्विटर में क्या होता है कि गंदे कमेंट करके धमकी देते हैं और तंग करते हैं। कि जैसे क्या करा कि कोई पोस्ट करी तो पोस्ट के नीचे एक अननोन नंबर, अननोन नेम, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, उसमें गंदे कमेंट आएंगे, आपको किसी तरीके से डराने धमकाने की धमकियां आएंगी। ठीक है, वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, और उसके सल्यूशन के तौर पे आपसे कुछ वो पैसा या फिर कुछ अन्य चीज़ें जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से होती हैं वो आपसे डिमांड करते हैं। तो इस तरीके की जो साइबर अपराध है वो क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, तो तंग करने वाला कॉल या एसएमएस जिनका उद्देश्य धोखाधड़ी ही होता है। ठीक है, आपको दिन भर में 150 फर्जी की कॉल आएंगी या फिर फर्जी के आपको एसएमएस आएंगे। ठीक है, तो ये होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर पायरेसी क्या होता है, तो नकली सॉफ्टवेयर कम दामों में बेचना। अब नकली सॉफ्टवेयर जैसे कि क्या है कि किसी का मान लो कि अभी आपने कोई बड़ा ऐप देखा, मान लो प्ले स्टोर में आपका व्हाट्सअप का ऐप है या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी पर्पज का ऐप है जो आपको ज़रूरत है। अब उस सिक्योरिटी पर्पज के ऐप को नकली हूबहू क्लोन उसका बना करके आपको वो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है साइबर पायरेसी। अब एक होता है लॉजिक बम। तो लॉजिक बम क्या होता है, किसी तारीख विशेष घटना में इस प्रोग्राम को एक्टिव किया जाता है। लॉजिक बम का क्या मतलब होता है कि उस चीज़ को किसी एक डेट, एक टाइम, एक घटना के लिए एक्टिव कर दिया जाता है और इससे क्या होता है, ये सारा किसके थ्रू होता है, ये कंप्यूटर डेटा, इंटरनेट और फ़ोन के ही थ्रू ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये कहलाता है लॉजिक बम। ईमेल बॉम्बिंग्स क्या होता है, तो इसमें बड़ी संख्या में ईमेल भेजा जाता है ताकि अकाउंट बंद हो जाए और अकाउंट खोलने के लिए वो आपसे पैसा मांगते हैं। तो क्या होता है कि आपके अकाउंट में इतनी मेल 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड में भेज दी जाएंगी कि आपका एक अकाउंट क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से हैंग टाइप का कर जाता है। ठीक है, और उसको सही करने के लिए, रिकवर करने के लिए, सुधारने के लिए वो आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है किसमें, ईमेल बॉम्बिंग्स में। तो दोस्तों ये तो साइबर अपराध से था। जितना भी साइबर अपराध में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने लगभग यहाँ पे करा दी हैं। आप इसको करते जाइए। इसके अलावा टेस्ट वगैरह जहाँ से भी लगा रहे हो आप लगाइए। अगर आपको वहाँ पे से दिक्कत हो रही है, जो क्वेश्चन नए मिल रहे हैं उनको यहीं पे आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, एक ही जगह पे। जब तक पेपर की डेट नहीं आ जाती आप इसी तरीके से नोट्स बना लो। जहाँ से भी टेस्ट लगाओ, आपने साइबर अपराध लगाया, क्वेश्चन देखा, साइबर अपराध का टेस्ट देखा कि साइबर अपराध में 3 क्वेश्चन आपको नए मिले, तो उसी जगह पे आप साइबर अपराध के आगे 3 क्वेश्चन, उन 3 क्वेश्चनों को वहाँ पे फटाक से लिखो और इसको रिवीजन डेली करते रहो। नोट्स डेली रिवीजन करो। टेस्ट लगाना जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट रिवीजन करना है। तो ये बात आप अच्छे से समझिए। 20 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं तो पूरा सही से उपयोग करिए। रिवीजन करना मत छोड़िए, बार बार कह रहे हैं रिवीजन करना मत छोड़िए। जिनसे ज़्यादा नंबर बन सकते हैं उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, अब देखिए शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लासिकल डांस में हम लोग देख लेते हैं, जब किसी पौराणिक कहानी का चित्रण किया जाता है तो वह शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। ठीक है, जब किसी
पौराणिक कहानी का चित्रण किया जाता है तो वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई रामायण का पाठ करता है, महाभारत का पाठ होता है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब शास्त्रीय नृत्य के ही अंतर्गत आते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी है? 8 है। टोटल संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सत्रिया। तो ये कुछ 8 नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य का जिनको दर्जा प्राप्त है, क्लासिकल डांस का जिनको दर्जा प्राप्त है। तो संख्या कितनी है? 8 है। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो नाट्य शास्त्र से मिलती है। और नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। इसको ही नाट्य शास्त्र को ही 5वां वेद माना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलता होगा कि 4 वेदों के अलावा जो 5वां वेद माना जाता है तो किसको कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनके कभी कभी कलाकारों की भी श्रेणी पूछी जाती है कि कौन सा कलाकार, अगर आपसे पूछ ले बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बताइए बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते हैं, भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का मुख्य नृत्य है। ठीक है, सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक है और यह मंदिरों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मंदिरों में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जनसभा में आयोजित किया जाता है या रामलीला के तरीके से किया जाता है, इस तरीके का नहीं है। ये कहाँ पे आयोजित होगा? ये मंदिरों में आयोजित होता है। भरतनाट्यम कहाँ, किस राज्य का नृत्य है? यह तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ठीक, उदाहरण में इनमें कुछ 4-5 आपको नाम याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और वैजंती माला, जिसमें से आपको वैजंती माला और यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम यह केरल का क्लासिकल डांस है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। इसमें श्रीदेवी, हेमा मालिनी और कल्याणी अम्मा, ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कथकली यह केरल में किया जाता है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कथकली पुरुषों के द्वारा केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। इसमें महाभारत, रामायण जैसे चीज़ों का पाठ किया जाता है। महाभारत या रामायण जैसी कथाओं का पाठ किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आनंद और शिवराम इसके मुख्य उदाहरण है। कथक यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख क्लासिकल डांस है। इसमें सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम को याद रखिएगा। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। मणिपुर में मणिपुर क्लासिकल डांस। उदाहरण झाबरी बहनें, खूब इंपॉर्टेंट है, झाबरी बहनों को बस आप याद रखो, झाबरी बहनें। उड़ीसा, उड़ीसा में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और कथकली केरल में। ठीक है, कुचिपुड़ी में उदाहरण के तौर पे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम हम लोग 2 जगह देखते हैं। एक जगह देखते हैं कुचिपुड़ी में और एक जगह देखते हैं भरतनाट्यम में। हमने बताया था यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, अब देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय कहाँ पे है? तो ये असम का नृत्य, ये सबसे नवीन क्लासिकल डांस है। इसको सन 2000 में शामिल किया गया था। इसमें जतन गोस्वामी जी का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें नाम आपको जो याद रखने हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, वैजंती माला, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, और इसके अलावा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी और झाबरी बहनें, ये नाम आपको बिल्कुल ही रट लेने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं कुछ राज्यों के क्लासिकल डांस, कुछ राज्यों के लोकल डांस। ठीक है, जैसे असम में कौन कौन से डांस होते हैं? तो बिहू असम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और सत्रिया जो अभी बताया, ये तो क्लासिकल डांस ही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का बाउल याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड का सरहुल याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो लिखे हैं उनको आप एक एक बार देख लीजिएगा, जिनमें गोला कर रहे हैं, लेकिन वो आपको याद ही याद करने हैं। उड़ीसा का छाऊ नृत्य खूब पूछा जाता है, छाऊ। ठीक है, और इसके अलावा दलचाई, माया और सावरी। उत्तर प्रदेश का रामलीला तो आप जानते ही हैं, नौटंकी जानते हैं। कजरी खूब पूछा जाता है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ये लोकल डांस है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तरांचल का। तो उत्तरांचल में छपेली और
चांचरी ये है। पंजाब का देख लेते हैं, भांगड़ा और गिद्दा, ये दोनों आपको याद रखने हैं, पंजाब और हरियाणा में है। राजस्थान का कठपुतली, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कठपुतली पूछा जाता है। गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा और डांडिया, आप बिल्कुल इनको जिन पे गोलाकार है उनको बिल्कुल रटना है। महाराष्ट्र का कौन सा पूछा जाता है, तो हांडी, दही हांडी नृत्य महाराष्ट्र का पूछा जाता है, और तमाशा नृत्य भी कभी कभी पूछा जाता है। केरल का मोहिनी अट्टम, केरल का मोहिनी अट्टम। कर्नाटक का यक्षगान, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का यक्षगान। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है, तो सुआ पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का सुआ। डंडा या रास नृत्य भी पूछा जाता है, लेकिन आप सुआ इसको याद करिएगा। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य खूब पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा युद्ध नृत्य भी शामिल है। बिहार का छऊ नृत्य, देखो छऊ नृत्य बिहार में भी किया जाता है और छऊ नृत्य उड़ीसा में भी किया जाता है, यहाँ पे हमने बताया, ठीक है। और बिहार का मगही पूछा जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में कबलतम, कौन सा है, कबलतम, कबलतम तमिलनाडु का आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट लोकल डांस और क्लासिकल डांस थे जो हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो इनको जिस तरीके से हमने बताया है इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा और इसी तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये कुछ संस्थाएं लिख दी हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि ये मानवाधिकार का जहाँ चैप्टर बताया था उसी पे आपको इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे संस्थाओं में पूछ लेता है संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक, ये इसी को संविधान उत्तर कहते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान है, यानी कि जिनका उल्लेख संविधान में है, वो सब संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठन होता है। 280 में भारत का वित्त आयोग का गठन है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का गठन है और 338 में जनजाति का गठन है और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय ओबीसी वर्ग का गठन है, यानी पिछड़ा वर्ग का गठन है। तो संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है। ये कभी कभी संस्थाएं आपसे पूछता है कि बताइए भारत का वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। असंवैधानिक क्या होता है, जिनका संविधान में मान्यताएं, जिनको संविधान में मान्यताएं नहीं मिली हैं, वो असंवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, तो इसको याद नहीं करना है। गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन वो कार्य संविधान के लिए करती हैं। उनका उद्देश्य होता है कि संविधान का सहयोग करना या संविधान के उद्देश्यों को पूरा करना उनका भी काम होता है। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, इनके अंतर्गत दोस्तों संस्थाएं आती हैं कानूनी या विधि और कार्यकारी संस्थाएं और कुछ अन्य संस्थाएं भी आती हैं। जैसे कानूनी या विधि संस्थाएं कौन सी हैं, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अभी हमने आपको ऊपर बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसी को वैधानिक संस्था कह दिया जाता है। वैधानिक निकाय बताया था हमने आपको ऊपर, इसी को बहुपक्षीय कहा जाता है। और यही है वैधानिक का मतलब विधि। वैधानिक का क्या मतलब है, विधि या कानूनी संस्था। अब अगर इसी जगह शब्द बदल के कानूनी आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो वैधानिक संस्था का मतलब यह कानूनी संस्था। कार्यकारी संस्था, राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश के द्वारा इन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें योजना आयोग और नीति आयोग शामिल है। लेकिन वित्त आयोग किसमें शामिल था, तो हमने ऊपर आपको बताया यह संवैधानिक संस्था के रूप में है। अन्य संस्थाओं में छात्रों का संगठन, मजदूर संगठन, लेबर संगठन, इस तरीके से आते हैं। तो ये जो 2-3 संस्थाएं आपको बताएं, जिनके उदाहरण बताएं, तो बिल्कुल आपको इनको रटना है, ठीक है। ये जो संस्थान आपको बताएं इनको बिल्कुल आपको रट लेना है। ये और ये संस्थाएं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस से भी हर एक शिफ्ट में आपने देखा होगा 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से थे। तो चलिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। देखते हैं सबसे पहले 9 जनवरी को कौन मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी दिन 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, ठीक है। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को।
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 जनवरी को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। थल सेना दिवस तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर जो टॉपिक छूट जाएंगे तो उन टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी टॉपिक छूटेंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व टीवी दिवस 24 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मेघ दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। रक्तदान दिवस 14 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। वन सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के बीच में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। और राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। डेंगू निरोधक दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। लेकिन उसी जगह हमने बताया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने बताया कि सर 10 जनवरी। कब मनाया? 10 जनवरी। और हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2-4 और दिवस बचे, उनको भी देख लेते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। स्थापना कब हुई मानवाधिकार दिवस की? अभी हमने ऊपर आपको बताई थी। कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब करी गई। गणित दिवस 12 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट दिवस थे। अब हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो टॉपिक 2-3 टॉपिक रह जाएंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे कौन से टॉपिक रह गए हैं तो हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, फिर हम लोग MCQ लगा लेंगे। अभी हम लोगों के जो टॉपिक्स हैं वो बचे हैं, GST का बचा हुआ है और पुलिस प्रणाली बचा हुआ है। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब कवर करते हैं MCQ में देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि स्यादवाद क्या है क्वेश्चन। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार था? तो बताइए स्यादवाद किस धर्म के लिए दर्शन का मूल आधार था? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। और बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है? तो आप तुरंत बताएंगे सर इसका जो मूल आधार था बौद्ध धर्म का वो था मानवता या 4 आर्य सत्य। आपको 4 आर्य सत्य भी लिखा मिल जाए तो भी सही है, मानवता लिखा मिल जाए तो भी सही है। आगे अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के बताइए किस शिलालेख में कलिंग विजय को देखा गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। इसमें अशोक ने अपने पड़ोसी राजाओं का जिक्र भी किया था। अगला देखते हैं, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पे सिंचाई कर और ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था? क्या किसानों पे सिंचाई कर और ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था? तो इसका सही जवाब बताइए फिरोज शाह तुगलक। कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक था। 1 मिनट।
बढ़ा देते हैं इसको हम लोग। इसका सही जवाब क्या है? फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें ऑप्शन में ये है, बी नंबर पे हम लोग टिक करेंगे, फिरोज शाह तुगलक था। इसका सही जवाब क्या है? फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग देख लेते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो बताइए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। दक्षिण भारत का एक काफ़ी पॉपुलर मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि कठपुतली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो बताइए कठपुतली किस राज्य का है? तो राजस्थान राज्य का सबसे प्रमुख नृत्य है क्या? कठपुतली। अब देख लेते हैं अगला, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार बताइए कौन सा है? बताइए। तो इसमें जो भी पुरस्कार दिए गए हैं कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी पुरस्कार, या फिर कोई नहीं, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इसमें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसमें शामिल है या नहीं है? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है। नागरिकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और अगर पूछ ले सैन्य सम्मान कौन सा है, तो बताओगे परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सैन्य सम्मान है, और सर्वोच्च सम्मान नागरिकों को कौन सा दिया जाता है? भारत रत्न। ये ऑप्शन में था नहीं, तो ये सारे विकल्प हो गए गलत। लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की उनको जन्मदाता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो खजुराहो के मंदिर बताइए कहाँ पे हैं? ये हम लोगों के मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसमें अधिक होता है? दैनिक मौसम परिवर्तन का मतलब आंधी तूफान, ये जो घटनाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसी को दैनिक परिवर्तन की बात कर रहा है। तो क्षोभ मंडल यही सबसे क्या है? वायुमंडल के सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के बाद समताप, मध्य आयन और वायुमंडल क्रम से लगे हुए हैं। रॉकी, एंडीज और एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो कैसे हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। रॉकी, एंडीज, एटलस या हिमालय, ये जो पर्वत आप देखते हो, तो यह किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण के रूप में जानते हैं? तो यह कैसे हैं? वलित पर्वत के उदाहरण हैं। और ब्लॉक पर्वत के उदाहरणों में से कौन से आएंगे? तो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये जर्मनी का है। सॉल्ट रेंज है, ये पाकिस्तान का है। विंध्य पर्वत है, या फिर सतपुड़ा पर्वत है, ये भारत के हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण में। ज्वालामुखी पर्वत में जैसे किलिमंजारो है, ये किलिमंजारो हो गया, हवाई द्वीप हो गया, माउंट लोवा हो गया, इस तरीके के माउंट पोपा ज्वालामुखी हो गया, ये सारे ज्वालामुखी द्वीप आ जाते हैं। और अगर अवशिष्ट पर्वत आपसे पूछ लिया जाए कि अवशिष्ट पर्वत बताइए, तो अवशिष्ट पर्वत में तो आप बहुत ही फेमस अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत, पारसनाथ पर्वत, नल्लामाला पर्वत पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी, ये सारी किस्में आ जाती हैं अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो बताइए, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र, या इन सभी क्षेत्रों में। तो किन क्षेत्रों में यह बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो इसका जवाब आप कमेंट करके हमको दीजिए, किसमें हम लोग ये बेरोजगारी देखने को पाते हैं। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों को व्यक्त किया? व्यवस्था में आगे देख लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने वाले से रोकना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया था? तो बताइए कौन, इसका सही जवाब क्या है? 86वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में।
कब हुआ था संशोधन? सन 2002 में हुआ था। इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को यह अधिकार दिया गया था कि वो शिक्षा मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दल बदल से संबंधित कानून जो हैं वो 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। इनको 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 को हुआ था। आगे हम लोग देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो बताइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो ये सही जवाब इसका क्या होगा? 62 वर्ष तक। 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को जी को देते हैं। लेकिन अब ये प्रस्ताव चल रहा है कि इनको 65 वर्ष तक की बात कही जा रही है, लेकिन अभी सही जवाब है इसका 62 वर्ष। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से मिली है? तो बताइए, मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? बताइए, पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से मिली है? पूर्व सोवियत संघ। अब मूल कर्तव्यों की अगर हम लोग बात कर लें तो इनका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51 के ए में। कहाँ पे? अनुच्छेद 51 के ए में मिलता है। इनकी संख्या कितनी थी? अभी वर्तमान में 11 है, लेकिन पहले कितनी थी? 9 थी। फिर 10वां जोड़ा गया। 10वां कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ तब जोड़ा गया 11वां। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो बताइए, रक्त का जो सामान्य व्यक्ति के जो रक्त का पीएच वैल्यू कितना हो सकता है? तो इसका सही जवाब है 7.35 से 7.45 तक इसके पीएच वैल्यू हो सकती है। कितनी हो सकती है? 7.35 से 7.45। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस के कारण होता है? तो बताइए, डबल रोटी में जो फुलाव होता है वो किस गैस के कारण देखने को मिलता है? तो कौन सी गैस होती है? सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखते हैं, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो बताइए, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? इसका सही जवाब क्या है? साइट्रिक अम्ल। क्या है? साइट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? इमली है, जैसे अंगूर है और केला है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें होता है? तो ज्वालामुखी जो गैस निकलती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये सभी आप जानते हैं। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये चित्रकूट में स्थापित किया गया। कहाँ पे? चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। शिव दयाल सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज का नृत्य है या ब्रज क्षेत्र का नृत्य है? तो बताइए कौन सा है? इसमें जो सरकुलर नृत्य है या ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम के द्वितीय संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? दिसंबर 2023 में काशी तमिल के द्वितीय संस्करण का जो आयोजन था उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? बताएं। तो इसका सही जवाब है वाराणसी। कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में किया गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं, लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो अब आप जानते ही हैं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सीटें कितनी हैं? 80 हैं। अगर हम आपसे कह दें कि राज्यसभा तो कितनी सीटें हैं? 31। लोकसभा की कितनी है? 80। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। विधानसभा की कितनी है? तो 403। विधान परिषद की कितनी है? तो 100 सीटें हैं। कितनी है? 100। ये सीटें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला देख लेते हैं, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, पुलिस नागरिक के बीच समन्वय,
संगठित अपराधियों पर छाया, नैतिक मूल्यों का निर्माण या आधुनिकता को बढ़ावा देना। तो इसमें सही जवाब है पुलिस नागरिकों के बीच में समन्वय स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु सुधार न होने तक विश्व कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है। ठीक है, अगला देखते हैं जैविक प्रदूषक कहाँ पे मिलते हैं? तो जैविक प्रदूषक जो होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जल संरक्षण के लिए क्या जरूरी होता है। तो बताइए जल संरक्षण के लिए क्या जरूरी होता है? कि नदियों पर बांध बनाना चाहिए, वर्षा के लिए जल का संचय करना चाहिए, जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। इन सभी को तो क्या है? इन सभी को लागू करना चाहिए, तभी जल संरक्षण संभव है। विश्व पर्यावरण दिवस, ऊपर पर्यावरण दिवस कराया था, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत कब करी थी? तो 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत करी गई थी। अगला देख लीजिए, पुस्तक के नाम लिखे हैं और एक साइड लेखक के नाम लिखे हैं, तो इसको हम लोगों को करना है। तो देखते हैं पुस्तक के नाम और लेखक के नाम। तो देखिए महात्मा गांधी और सिनेमा, यह किसकी पुस्तक थी? तो यह पुस्तक थी जेपी चौकसे। किसकी है? जेपी चौकसे। हेलो लाइफ, हेलो लाइफ यह किसकी पुस्तक रही थी? तो यह शीतल वर्मा जी की पुस्तक थी। किसकी? शीतल वर्मा। लखनऊ वॉयज, लखनऊ वॉयज किसकी पुस्तक थी? तो विनोद मेहता की पुस्तक थी। और बियॉन्ड द लाइन्स किसकी पुस्तक थी? तो ये कुलदीप नैयर की पुस्तक थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी ए लाइफ ऑन नेचर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश। कौन है इस पुस्तक के लेखक? जयराम रमेश। अगला हम लोग देख लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए पुलित्जर पुरस्कार तो काफ़ी फेमस पुरस्कार रहा है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, इसको अमेरिका से चालू करा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया? तो बताइए जीएसटी कब लागू करा गया था? बताइए जीएसटी कब लागू किया गया? ये सभी को पता है कि जीएसटी जुलाई में लागू किया गया। अब ये भी बात सबको अच्छे से पता है कि जुलाई 2017 में लागू करा गया था, लेकिन डेट क्या थी जिसमें जीएसटी को लागू करा गया? बताइए डेट क्या थी जिसमें जीएसटी को लागू करा गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। देखो 2017 सभी विकल्प में है, जुलाई भी सभी विकल्प में है, लेकिन आपको देखना 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गणतंत्र दिवस के समारोह में, गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 के किस राज्य की महिला सशक्तिकरण झांसी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? मतलब किस राज्य की जो झांकी थी महिला सशक्तिकरण पे आधारित थी, उसको राज्य का सर्वश्रेष्ठ मतलब देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। तो बताइए यह किसकी थी? तो ये उड़ीसा राज्य की थी। अगर ये राज्य के रेफरेंस में पूछ रहा, अगर ये मंत्रालय के रेफरेंस में पूछता कि गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो आप क्या बताते? संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं अगर किसी, अब देखिए ये हेल्पलाइन से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार एग्जाम में, तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड एक्सीडेंट का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बताइए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ऑप्शन है 1071, 1073, 1075, 1076। तो आप क्या डायल करेंगे? तुरंत बताएंगे सर 1073 डायल करेंगे। क्या? 1073। बात समझ में आ गई? 1071 किसका था? तो वायु दुर्घटना का 1071 था। और 1076 किसका था? तो सीएम हेल्पलाइन नंबर का था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर किसी दुकानदार ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स या कॉलेज अथवा स्कूल से वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें, गुणवत्ता, गारंटी, वारंटी या अन्य किसी से समस्या को रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर यानी कुल मिला के राष्ट्रीय उपभोक्ता का हेल्पलाइन नंबर वो जानना चाहता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1915। 1930 किसका है? तो ये साइबर क्राइम का है। किसका है? 1930 साइबर क्राइम का है।
अगला देख लेते हैं, अगर कोई आईएएस पीसीएस या पुलिस का कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? तो बताइए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? ऊपर करवा दिया है हमने, तो उसका होगा 1064। क्या होगा? 1064। और 1098 किसका है? तो बताएंगे सर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। और 1930 किसका है? तो अभी बताया कि साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। अगला देख लेते हैं, कोई आपको मैसेज या किसी भी सोशल साइट पर गाली दे रहा है या धमकी दे रहा है तो ऑनलाइन फ्रॉड करे तो साइबर क्राइम पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किस नंबर का उपयोग करेंगे? तो तुरंत बताएंगे सर 1930 का डायल करेंगे। क्यों? साइबर क्राइम का नंबर है 1930। तो दोस्तों ये कुछ एमसीक्यू थे और ये जो हमने अभी थ्योरिकल पोर्शन कराया है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और एक दो बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट ठीक लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो जैसे पुलिस प्रणाली, जीएसटी व जो इम्पोर्टेंट अन्य टॉपिक रह गए हैं या फिर जिनको आपको लगता है कि हमें पढ़ने चाहिए वो कमेंट कर दो, उनको इसी तरीके से थ्योरिकल पोर्शन हम पढ़ा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।